नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम गुडविल कॉमर्स है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे कॉमर्स की पढ़ाई कराई जाती है बहुत ईजी और बहुत आसान तरीके से। दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि लास्ट वीडियो हमने बनाया था बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट के डेफिनेशन एंड मीनिंग को लेकर, मतलब प्रबंध के अर्थ के बारे में समझाने की कोशिश करी थी। दोस्तों आज का वीडियो भी इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे छात्र जो बिहार बोर्ड से कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो मैं लेकर आया। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में भी 5 नंबर के आपके जो एग्जामिनेशन में जो है 5 नंबर यहाँ से 5 मार्क्स बिल्कुल आपके आने ही वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात कर ले, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर ले या 5 मार्क्स क्वेश्चंस की बात कर ले, आज के इस टॉपिक्स में से भी आपको जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, तो चलिए मैं बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है जो बिजनेस स्टडीज से जुड़ा हुआ है, प्रबंध की विशेषताएं। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रबंध की विशेषताएं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की पढ़ाई आज करेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीखा था मैनेजमेंट का डेफिनेशन एंड मीनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं इस तरीके से कि क्या है। आज टॉपिक हम लोग का है मैनेजमेंट की विशेषताएं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं सर्किल कर दिया मैंने, और इंग्लिश वाले में कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं सबसे पहली विशेषता की। तो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट की पहली कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है दोस्तों, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दोस्तों, कोई भी प्रबंध के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबंध के अंतर्गत उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बोला ये उद्देश्य निश्चित समय में प्रभावपूर्ण और इफ़ेक्टिव तरीके से, मतलब प्रभावी तरीके से और कुशल तरीके से प्राप्त किया जाता है। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था प्रभावपूर्णता और कुशलता के बारे में। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रबंध की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहली विशेषता प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बता दूं कि आपके पास ये जो आंसर है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखो, मैंने अब इसको एक स्क्रीन में कवर कर दिया है। आप इसका इस तरीके से स्क्रीनशॉट करके भी आप जो है अपना नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा मैं इसको जूम कर दूँ ताकि थोड़ा सबके लिए आसान हो जाए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो सबसे जो पहली विशेषता है दोस्तों वो है आपका प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी इसमें। देखिए, इसको इंग्लिश में अगर बोले तो मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आइए, जो वहाँ मैनेजमेंट की टीम है उस उद्देश्य को प्राप्त करने का ही काम करेगी ना। तो देखिए, प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह हमें दिए गए संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग से, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज करके, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके, मतलब पूर्व निर्धारित और वांछित उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है। तो जितने भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उनकी सहायता से बेहतरीन तरीके से जो उद्देश्य हमने तय करे थे उस उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। मैं फिर से पढ़ दूँ दोस्तों आपके सामने। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्यों है? तो देखिए, मैनेजमेंट एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह हमें दिए गए संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग, जो भी संसाधन हमारे पास हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। बोला बेस्ट यूज़ के द्वारा, ऑप्टिमम यूज़ के द्वारा, बेहतरीन इस्तेमाल के द्वारा, पूर्व निर्धारित, ध्यान से देखिए फिर से आ गया बात, पूर्व निर्धारित और वांछित उद्देश्य का मतलब समझिए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो पहले से तय था, जो हमारा इच्छा है, जो डिज़ायर है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दोस्तों, आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। देखिए, एग्जाम्पल्स यहाँ लिखा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि टेस्ला मोटर्स का उद्देश्य एक विशेष वर्ष में भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का है, तो पूरा प्रबंधन, सभी प्रबंधकीय गतिविधियां इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करेगी। आप जैसे देखिए, टेस्ला मोटर का एग्जांपल दिया है, कोई भी बिजनेस, तो यहाँ एग्जांपल दिया टेस्ला मोटर्स का। अगर टेस्ला मोटर ने ये तय किया है कि इंडिया में 5 लाख कार बेच देना है, 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक कार बेच देना है, तो उस कंपनी का पूरा जो मैनेजमेंट का टीम इस काम
को लेकर एकदम अग्रसर हो जाएगा, एकदम पूरा इस काम को लेकर वो बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा कि 5 लाख कारें इंडिया में कैसे बेचनी है, इसको लेकर वो सारा काम टोटल का टोटल ध्यान केंद्रित इन्हीं पे हो जाएगा। फिर से देखिए, उदाहरण के लिए यदि टेस्ला मोटर्स का उद्देश्य एक विशेष वर्ष में, मतलब एक निश्चित अवधि में 1 साल के अंदर भारत में 5 लाख इलेक्ट्रिक कार बेचने का अगर उनका ऑब्जेक्टिव है, तो पूरा प्रबंध, मतलब जितने भी उसकी एक्टिविटीज़, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितना भी उसका भारत में बेचवाने के लिए जो भी व्यक्ति अपॉइंट किया गया है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करेगी कि कैसे 5 लाख कारें बेची जाए। दोस्तों ये पहली विशेषता थी। तो चलिए अब हम लोग दूसरी विशेषता की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्या विशेषता है, आइए देखते हैं सेकंड विशेषता क्या है दोस्तों। तो सेकंड विशेषता है प्रबंध सर्वव्यापी है, मैनेजमेंट इज परवेशिव और यूनिवर्सल। तो देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर दूं कि प्रबंध सर्वव्यापी है, मैनेजमेंट क्या है ना, परवेशिव और यूनिवर्सल है। तो चलिए आप समझ सकते हैं कि प्रबंध, इसके कहने का मतलब ये है कि प्रबंध हर जगह है। प्रबंध जो है दोस्तों वो हर जगह है। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रबंध। तो देखिए यहाँ पर प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध इज परवेशिव यूनिवर्सल। आइए पढ़ते हैं। प्रबंध सर्वव्यापी है, परवेशिव मतलब हर जगह है, क्योंकि यह सभी प्रकार के संगठन एवं संगठनों के सभी स्तर पर संगठनात्मक लक्ष्यों को प्रभावी और कुशल तरीके से प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। बोला अगर आपको अपने उद्देश्य को समय पर प्रभावी तरीके से और कुशल तरीके से प्राप्त करना है तो प्रबंध का होना आवश्यक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने वाला ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल सर्विस वाला ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब लाभकारी संगठन के लिए भी यूज़फुल है और गैर लाभकारी संगठन के लिए भी क्या है, यूज़फुल है। तो प्रबंध का इस्तेमाल हर जगह होता है। आप कह सकते हैं, आप देखो एग्जाम्पल में बता दूं कि जो क्रिकेट की टीम है वहाँ भी मैनेजमेंट है, वहाँ भी मैनेजर्स होते हैं जो उस पूरे टीम को मैनेज करते हैं। जितने भी हीरो हीरोइंस, एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं, इनके भी मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का भी अपना मैनेजमेंट का टीम होता है। आजकल आप देखते हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस में भी मैनेजमेंट की टीम होती है जो उस पूरे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को देखती है। तो अगर इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंटली अगर काम को पूरा करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट का होना वहाँ ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों अब तीसरे विशेषता की बात करें। प्रबंध बहुआयामी है। तो चलिए मैं इसको अंडरलाइन करूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए समझना। तो प्रबंध क्या है, बहुआयामी है, मतलब मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारा इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो क्या इसके आयाम है, क्या क्या इसके आयाम है, देखिए प्रबंध में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंध और संचालन का प्रबंध। इन सभी कारणों से प्रबंध को बहुआयामी कहा जाता है। तो इसका मल्टी डायमेंशंस है। आप इस बात को समझिए कि किन किन चीज़ों का मैनेजमेंट किया जाता है। बोला बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, जितने काम हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी काम हैं उस काम का सीक्वेंस तय होना चाहिए। कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, ये प्री प्लान्ड होगा। तो जितने भी काम हैं उन सब काम का प्रबंधन करना है और उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनका प्रबंधन करना है, उनका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। कोई क्लर्क है, कोई वर्कर है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई इंजीनियर है, तो किस व्यक्ति को क्या काम देना है, किस वक्त किससे कितना काम करवाना है, कैसे उनको डायरेक्शन देना है, क्या करना है। तो इन चीज़ों का काम भी करना, मतलब काम का प्रबंधन करना है, लोगों का प्रबंधन करना है और संचालन का प्रबंधन, मतलब ऑपरेशन, बिजनेस में जो संचालन होगा, बिजनेस में जो स्टेप्स होंगे, जो भी प्रोसेस होंगे, उन सारे प्रोसेस को भी क्या करना है, मैनेज करना है। इन सभी कारणों से प्रबंध को बहुआयामी कहा जाता है। तो फिर से मैं आपको इसको सामान्य भाषा में समझा दूँ। एक बिजनेस में बहुत सारे मशीन्स होते हैं। अगर मान लो कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, तो बहुत सारे मशीन्स हैं। कौन सा मशीन कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसके बारे में भी सोचना है, ठीक है। कौन सा मशीन कैसे कैसे कब किस तरीके से चलाया जाएगा, किस टाइम में क्या प्रोडक्शन होगा, कब स्टार्ट होगा बिजनेस, कब ऑफिस खुलेगी, कब मशीन शुरू होगा, कब मशीन बंद होगा, किस वर्कर को क्या काम देना है, ये सारी चीज़ें। अकाउंट सेक्शन कैसे काम करेगा, मार्केटिंग सेक्शन कैसे काम करेगा। तो हर डिपार्टमेंट, मतलब मैन पावर को भी मैनेज करना है, मशीन्स को भी मैनेज करना है, हाँ, मटीरियल्स को भी मैनेज करना है, सारे प्रोसेस को मैनेज करना है, एवरीवेयर। बोला इसी वजह से इसको कहा गया कि मैनेजमेंट बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं चौथी विशेषता दोस्तों मैं अंडरलाइन कर दूं। जो चौथी विशेषता है मैं उसको अंडरलाइन कर दूं दोस्तों। चौथी विशेषता है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। आइए देखते हैं। यह एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है
कंटिन्यूस चलने वाले प्रोसेस हैं, क्योंकि प्रबंध के कार्यों यानी नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ध्यान से देखिएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटमेंट, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग, ये सारा का सारा काम लगातार चलता रहता है। तो क्या है, कुछ सभी बोला इन सभी कार्यों को सभी प्रबंधक द्वारा हर समय किए जाने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किए। तो प्रबंध रेगुलर एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, लगातार करना है, हर दिन करना है, ठीक है। क्योंकि ये सारे फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिक्रूटिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब क्या, हिंदी में फिर से बोल दूं, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये जितने भी कार्य हैं प्रबंध के, ये सभी प्रबंधकों द्वारा हर दिन किए जाने चाहिए, एवरीडे किए जाने चाहिए, हर दिन किया जाना चाहिए, ठीक है। और हर दिन किए जाने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ जो है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए कर दिया। ये आपका सेकंड पॉइंट था, प्रबंध सर्वव्यापी है। तीसरा है प्रबंध बहुआयामी है। चौथा है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले पेज पे दोस्तों। तो जो अगला पेज है, इस पेज पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, 5वां पॉइंट है जिसमें कहा गया प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बहुत बढ़िया बात है, हम लोगों को इसको याद भी रखना है और समझना भी है। तो चलिए मैं अंडरलाइन कर दूँ, क्या है, सामूहिक प्रक्रिया है। तो चलिए देखिए क्या है, इसको समझते हैं। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो देखिए प्रबंध को संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों के समूह की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति सभी गतिविधियों को फलदायी मतलब फ्रूटफुली रूप से करने में सक्षम नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए आप ध्यान से देखिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है तो टीम एफर्ट की आवश्यकता होती है। सारे लोग मिलकर काम करते हैं, समूह में काम करते हैं, सभी लोगों को एफर्ट लगाना पड़ता है। इसी वजह से इसको सामूहिक क्रिया कही गई है। एक व्यक्ति सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आप एक क्रिकेट की टीम को ले लो, 11 लोगों का वो टीम होता है, 11 प्लेयर उसमें होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, सबका अपना स्पेशलाइजेशन है। कोई विकेट कीपिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई बॉलिंग में तेज़ गेंदबाजी में एक्सपर्ट होता है, फास्ट बॉलिंग में, कोई स्पिन ऑफ स्पिन में, कोई लेग स्पिन में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। हाँ, और कोई किसी की फील्डिंग बहुत अच्छी होती है, किसी की बल्लेबाजी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कोई टॉप क्लास बैट्समैन होता है जो ओपनिंग करता है, ओपनिंग बैट्समैन का उनके पास विशेषज्ञता होता है। कोई मिडिल ऑर्डर में क्रिकेट मतलब बैटिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा टीम मिलकर काम करता है, तभी आप क्रिकेट का मैच जीत सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी क्रिकेट का मैच जो पूरी की पूरी टीम है वो सामूहिक रूप से फाइट करती है, सामूहिक रूप से खेलती है, मिलजुल कर खेलती है, तब जाकर वो मैच जीत पाती है और चैंपियन बन पाती है। उसी प्रकार से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, जो गोल या लक्ष्य प्राप्त करना है, तो यह एक सामूहिक प्रयास होता है, यह एक सामूहिक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए देखेंगे दोस्तों, उदाहरण के लिए अकेला व्यक्ति उत्पादन, विपणन और बिक्री विभागों का काम करने में सक्षम नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति प्रोडक्शन करे, एक ही व्यक्ति मार्केटिंग करे, एक ही व्यक्ति जाकर सेल करे, ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं पांचवी विशेषता क्या है दोस्तों। पांचवी विशेषता क्या है, आइए। तो जो पांचवी विशेषता है वो क्या है, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। गतिशील मतलब क्या होता है, गतिशील का मतलब यहाँ क्या है, इंग्लिश वाले को भी अंडरलाइन कर दूँ ताकि किसी इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिक्कत ना हो। मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, हाँ जी, बोला गतिशील प्रक्रिया। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रबंध में बदलावों को अपनाने की क्षमता है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितने भी चैलेंजेस आते हैं या जितना भी एनवायरनमेंट चेंज होता है, जितने भी सिचुएशंस चेंज होते हैं, उसके आधार पर खुद को वो ढाल लेता है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है, समय के अनुसार खुद को अनुकूल बना लेता है, ठीक है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है क्योंकि प्रतिस्पर्धी बाजार, कॉम्पिटिटिव मार्केट, आपको पता है कि बाजार बहुत कॉम्पिटिटिव है। मतलब सारे जितने बिजनेसमैन हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स पे कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो एकदम मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ये आपको पता है। इसलिए क्या कहा गया है कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है क्योंकि प्रतिस्पर्धी बाजार में जीवित रहने के लिए प्रबंध को बाहरी वातावरण जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक वातावरण के अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। एक बिज़नेस हमारे समाज में काम करता है, एक बिज़नेस हमारे सोसाइटी में फंक्शन करता है,
लोगों के बीच काम करता है। वहाँ कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो बहुत बाहरी परिस्थिति होती है जिस पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता, लोगों का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। बोला इन सारी परिस्थितियाँ, जैसे बाहर का वातावरण चेंज होता है, जैसे बाहर का इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट अपनी रणनीति बदलता है, रणनीति बनाता है, ताकि उस परेशानियों को, उन सारी चुनौतियों को झेल सके। इसी वजह से क्या कहा गया है कि प्रबंध एक मतलब गतिशील कार्य है, ठीक है। आइए अब 7वां पॉइंट की बात करते हैं। जो 7वां पॉइंट है वो है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल पावर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अमूर्त संपत्ति क्या होता है? अमूर्त का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, वैसी चीज़ को अमूर्त कहते हैं। तो वैसा पावर, वैसी शक्ति जिसको आप देख नहीं सकते, जैसे मशीन को आप देख सकते हैं, मोटर उसको आप देख सकते हैं, तो डायनेमो उसको आप देख सकते हैं, प्लांट देख सकते हैं, फर्नीचर को देख सकते हैं। लेकिन जो प्रबंध है वो एक अमूर्त शक्ति है जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। तो चलिए क्या है कहानी इसकी विशेषता। यह अमूर्त शक्ति है क्योंकि प्रबंध की उपस्थिति को शारीरिक रूप से फिजिकली नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसकी उपस्थिति को केवल महसूस किया जा सकता है जब यह एक संगठन में ठीक से काम करे, ठीक है। देखिए ध्यान से, मैनेजमेंट अगर बढ़िया से काम कर रहा है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ये महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि वहाँ काम अच्छा हो रहा है। मैनेजमेंट नाम का कोई मशीन नहीं होता, मैनेजमेंट नाम का कोई फिजिकल चीज़ वहाँ नहीं होता जिसको आप देख सकते हैं, कोई जगह छेकने वाला, कोई स्थान छेकने वाला जगह नहीं हो, चीज़ नहीं होता वो, ठीक है। वो आप फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। मैं फिर से बता दूं, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, मतलब इनटैंजिबल पावर है, ठीक है, इनटैंजिबल फोर्स है, कंफर्म। तो क्या है ये कहानी? यह अमूर्त शक्ति है क्योंकि प्रबंध की उपस्थिति को शारीरिक रूप मतलब फिजिकली से नहीं देखा जा सकता। मतलब प्रबंध का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई उसका कोई शरीर नहीं होता है, कोई ढांचा नहीं होता है, ठीक है, उसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी उपस्थिति को केवल महसूस किया जा सकता है। यह एक संगठन में ठीक से काम करे, ठीक है। बोला जब भी कोई मैनेजमेंट की टीम, जब भी मैनेजमेंट बढ़िया से काम करेगा तो आप उस मैनेजमेंट के काम को फील कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो क्योंकि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, अमूर्त संपत्ति है। तो दोस्तों आपके सामने मैं फिर से इसको इस तरीके से न्यूट्रल कर दे रहा हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इस बात का पूर्ण भरोसा है कि आप सभी को मेरा ये आज का बिजनेस स्टडीज़ का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे छात्र जो 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और अगर दोस्तों आप सभी को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आप सभी को मेरे पढ़ाने का प्रोसेस या तरीका पसंद आ रहा हो और कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे मोबाइल नंबर पर मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और कॉल करके, और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप किस प्रकार से कंप्लीट सिलेबस की लाइव क्लास घर बैठे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।